अरसे से खामोश बैठे गाजा में बारूद फिर भड़क उठा। जंग फिर सुलग गई और एक बार फिर आमने सामने इजराइल और हमास आ गए। एक हमले की वजह से इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम के बीच हालात एक बार फिर बुरी तरह बिगड़ गए, जिसके बाद गाजा पर इजराइल ने इतनी बमबारी की जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। बुधवार की आधी रात गाजा इजराइल के हवाई हमलों से दहलता रहा। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि यह हमला उस घटना का जवाब था जिसमें हमास ने इजराइल के 5 सैनिक घायल हो गए थे। इस हमले के बाद इजराइल पूरी तरह भड़क गया है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके अचानक एक सुरंग से बाहर आए और इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया, जो कि युद्ध विराम का उल्लंघन है। इसी वजह से इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर अपना बदला पूरा किया। युद्ध विराम अभी भी चल रहा है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसे तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि हमास का कहना है कि इजराइल खुद पहले हमला करता है और फिर युद्ध विराम का बहाना बनाता है। इस एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में हालात और गंभीर हो गए हैं। खान यूनिस के पास जिस जगह हमला हुआ वहां विस्थापित फिलिस्तीनियों के अस्थायी तंबू थे। ये लोग पहले से ही अपने घर बार खो चुके थे और सुरक्षित जगह की तलाश में इन कैंपों में रह रहे थे। बमबारी इतनी तेज थी कि तंबुओं में आग लग गई और लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर तक हुए इजरायली हमलों में करीब 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये भी कहा गया कि सीज फायर लागू होने के बाद भी इजराइल कई बार हवाई हमले कर चुका है, जिससे नागरिकों की मौत बढ़ती गई है, उनका आंकड़ा बढ़ता गया है। गाजा के उत्तरी हिस्से से मिले शवों के अवशेष इजराइल को सौंपे गए हैं, जिनकी पहचान फॉरेंसिक टीम कर रही है। ये अवशेष उन बंधकों से भी मेल नहीं खाते जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़े गए थे। याद दिला दें कि ये पूरा संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला कर 1200 लोगों को मार दिया था और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब जारी युद्ध विराम के पहले चरण में बंधकों के अवशेष वापस लाना और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शामिल है। आपको बता दें कि गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। खान यूनिस और आसपास के इलाकों में लाखों लोग विस्थापित हैं। जिस कुवैत अस्पताल के पास हमला हुआ वो पहले से ही हजारों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, दवाइयां कम हो रही है और शरण कैंपों में साफ पानी और खाना बेहद मुश्किल से मिल रहा है। इसी दौरान मिस्र और इजराइल के बीच राफा बॉर्डर खोलने को लेकर विवाद भी चल रहा है। मिस्र का कहना है कि सीमा तभी खुल सकती है जब फिलिस्तीनी दोनों दिशा में आ जा सके, लेकिन इजराइल का कहना है कि जब तक उसके सभी बंधकों के अवशेष नहीं मिल जाते तब तक फिलिस्तीनियों को गाजा वापस आने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से हजारों घायल और बीमार लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जिन्हें इलाज की तुरंत जरूरत है। इसी बीच इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने भारत से मांग की है कि वो हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। भारत ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है, लेकिन भारत और हमास के बीच कभी कोई औपचारिक या राजनीतिक संबंध भी नहीं रहे हैं। भारत की नीति हमेशा से ये रही है कि वो फिलिस्तीन इजराइल विवाद का समाधान 2 राज्यों की स्थापना यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए चाहता है। भारत हर साल फिलिस्तीनी लोगों की आर्थिक मदद भी करता है, लेकिन ये सहायता किसी भी हालत में हमास को नहीं दी जाती। भारत ये मदद हमेशा फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक संभालती है या अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों के जरिए भेजता है, ताकि पैसा आतंकवादी गतिविधियों में ना जाए और सीधे आम फिलिस्तीनी लोगों तक पहुंचे। दूसरी तरफ हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है और इजराइल के खिलाफ लड़ाई करता है। कई मुस्लिम देश जैसे ईरान, तुर्की, कतर और मिस्र हमास को राजनीतिक या रणनीतिक रूप से समर्थन देते हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था, जिसके बाद से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल इन तनावों के बीच अपनी सुरक्षा और मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल इस महीने अपना नया और बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन बीम कहा जाता है, तैनात करने जा रहा है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत लेजर आधारित रक्षा तकनीक कहा जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 30 दिसंबर से ये पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इससे पहले परीक्षणों में सिस्टम ने कई बार अपनी क्षमता साबित कर दी है। इसकी छोटी किस्म लाइट बीम पहले ही हिजबुल्लाह के करीब 40 ड्रोन को मार गिरा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा आयरन बीम सिस्टम कितना घातक और सक्षम होगा। इजराइल पर गाजा और लेबनान की तरफ से हजारों रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी जाती रही हैं। अब तक इजराइल आयरन डोम सिस्टम पर निर्भर था, जो बेहद सफल है, लेकिन बहुत महंगा भी है। एक रॉकेट को रोकने में आयरन डोम को लाखों रुपए का खर्च आता है, जबकि आयरन बीम लेजर से चलने वाला सिस्टम है, जिसकी एक शॉट की लागत सिर्फ कुछ रुपए के बराबर पड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम इजराइल को सस्ता और मजबूत सुरक्षा कवच देता है। ये न सिर्फ ड्रोन बल्कि छोटी मिसाइलों, रॉकेट और मोर्टार को भी 7 से 10 किलोमीटर तक की दूरी से गिरा सकता है। इसमें 2 टेलीस्कोप होते हैं, एक से लेजर दागी जाती है और दूसरा उसकी सटीकता पर नजर रखता है। ये सिस्टम आयरन डोम के साथ मिलकर इजराइल को 360 डिग्री सुरक्षा देता है। इस सिस्टम को पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा ताकि दुश्मनों को ये समझना मुश्किल हो कि ये कहाँ मौजूद है।
इसका फायदा ये होगा कि इजराइल की सीमाओं पर लगातार चल रहे रॉकेट अटैक लगभग बेअसर हो जाएंगे। इजराइल को अब महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये कदम इजराइल के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि गाजा युद्ध के दौरान 6 अलग अलग मोर्चों से हजारों मिसाइलें दागी गई थी और इस वजह से सुरक्षा लागत बहुत बढ़ गई थी। आईडीएफ की मांग, हमास के साथ इजराइल का तनाव, भारत की संतुलित डिप्लोमेसी और आयरन बीम की तैनाती, ये सारी बातें मिलकर ये दिखाती हैं कि पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बदलते माहौल में अपनी भूमिका कैसे निभाता है और इजराइल का नया लेजर सिस्टम इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को कितना बदल देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए देखते रहिए कड़क। कड़क है। ये कड़क है।